In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने जा रहे हैं। इसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको पता है कि ये एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें एक शख्स जो है वो आल ही नाल होता है, वही बिज़नेस को संभाल रहा होता है, वही मालिक होता है, वही करता धरता होता है और उसी ने बिज़नेस को चलाना होता है। वाहिद मलकीती कारोबार इसको कहते होते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं या फिर फाइनल अकाउंट्स। इसको फाइनल अकाउंट्स क्यों कहते होते हैं? क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है, आपको अगर याद हो जब हमने कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था तो अकाउंटिंग साइकिल कहाँ जाके ख़त्म होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके ख़त्म होता है। तो चूँकि अकाउंटिंग साइकिल में हमारी फाइनल प्रोडक्ट ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए इसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी कहते होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इसमें तैयार की जाती हैं वो नॉर्मली दो तरह की हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। ये हमारे पास दो किस्म की स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को तैयार करने से पहले अगर आप लोग थोड़ी सी नज़र याद करें, अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं, ट्रायल बैलेंस जो होता है ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है? नंबर वन, इससे हमें पता चलता है कि हमारे का बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा बैलेंस जो है एसेट्स का क्या है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे बैलेंस जो है लाइबिलिटीज़ के क्या है। और ट्रायल बैलेंस हमें बताता है कि कैपिटल का बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ कैपिटल या इक्विटी। आम तौर पर यही हमारे अकाउंट्स होते हैं और इन्हीं के बारे में हमें ट्रायल बैलेंस बताता होता है। ये जो पहले दो हिस्से हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इनका ताल्लुक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, जबकि जो एसेट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं ये कहाँ जाते हैं? ये बैलेंस शीट के अंदर जाते होते हैं। हम लोग पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और इसमें इसके हिस्से जो हैं इसको अगर हम देखें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इसको लेके चलें। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है? अगर हम इनके बात करें तो इसका पर्पज़ क्या है, क्यों हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? तो इसका मेन मकसद होता है कि ये हमें बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी से क्या मुराद होता है कि एक दौरानिए के अंदर, एक पीरियड के अंदर जो हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ की, उन एक्टिविटीज़ से बिजनेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। एक फर्म जो ऑपरेट कर रही है, जो काम कर रही है, क्या उसको पता नहीं होना चाहिए कि उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है? प्रॉफिट में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस में जा रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। जो बैलेंस शीट है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का जो पर्पज़ होता है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का पर्पज़ क्या है कि ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ये बताता है कि एक ख़ास दिन पे, साल के एंड पे, मिसाल के तौर पर हमने 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज़ करते हैं, तो ये हमें बताएगा कि 31 दिसंबर को इस बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितने सोर्सेज हैं, इसकी पोजीशन क्या है, इक्विटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ इसके ज़िम्मे कितनी हैं। चूँकि ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, इसका दूसरा नाम, बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते होते हैं।
और ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, आमदन वगैरह के हवाले से बताती है, तो इसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट भी है। अगर हम इनको स्टेटमेंट फॉर्म में ले जाएं तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है, ये पोजीशन स्टेटमेंट है। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में ले आएँ तो ये तो अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बैलेंस शीट हमारा कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट ही होती है। इसकी कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड होती है, बैलेंस शीट की कोई जो है वो डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारा अकाउंट नहीं होता। हम सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात उसके बाद की जाएगी। हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये बताता है कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होते हैं इनकी मैचिंग करवाते होते हैं, इनको मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं? अगर किसी बिज़नेस का रेवेन्यू जो है मैचिंग अगर हमने करवाई तो दो सूरत हाल हो सकती हैं। या तो ये सूरत हाल हो सकती है कि रेवेन्यू जो है ये ग्रेटर हो एक्सपेंसेस से। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो आपको अभी यहीं से ही आइडिया हो गया होगा कि ऐसा बिज़नेस रेवेन्यू जो है वो उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो वो किस में जा रहा होगा, वो प्रॉफिट में जा रहा होगा। और ऐसा बिज़नेस जिसका रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम हो वो किस में जा रहा होगा, वो लॉस में जा रहा होगा। तो हमें पता चला मैचिंग प्रिंसिपल हमें हेल्प की कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं और अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। लेकिन एक और बात याद रखने वाली है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं इनकी नेचर को अगर हम देखें, इनको डिवाइड दो हिस्सों में किया जा सकता है। कैसे? अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो इसके दो हिस्से बन सकते हैं। एक ऐसा रेवेन्यू होता है जिसे डायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं और एक ऐसा रेवेन्यू होता है जिसे इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू कौन सा होगा? डायरेक्ट रेवेन्यू ऐसा रेवेन्यू होता है जो हमारे रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं, जो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस हैं, उसकी मद में अगर रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ना, वो हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पर हम गुड्स का कारोबार, किसी भी गुड्स का, मिसाल के तौर आप कपड़े का कारोबार करते हैं, तो कपड़ा बेचने से जो आप पैसे आपके पास आ रहे हैं, ये जो रेवेन्यू आपका है, ये आपका डायरेक्ट रेवेन्यू कहलाता होता है। जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, वहाँ से आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसको बेचने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रेवेन्यू। अगर एक शख्स जूते की दुकान बनाई हुई है तो जो जूते सेल कर रहा है वो, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो उसका डायरेक्ट रेवेन्यू है। अगर एक शख्स ने बर्तन का स्टोर बनाया हुआ है तो बर्तन बेचने से जो पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट रेवेन्यू। अगर एक शख्स डॉक्टर है या एक टीचर है, डॉक्टर जो है वो मरीज़ को चेक करके फ़ीस ले रहा है, ये उसका डायरेक्ट रेवेन्यू है। टीचर पढ़ा के बच्चों से फ़ीस ले रहा है, दैट इज़ द डायरेक्ट रेवेन्यू फॉर द टीचर। इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या होता है? मुख्तलिफ़ किस्म के रेवेन्यू जो हमारा बिज़नेस रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं है, उससे हट के हमने कहीं थोड़ा बहुत पैसा जो है वो लगाया हुआ है, हमने किसी कंपनी का कोई शेयर ले रखा है, उससे हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, हमने बैंक में पैसा रखा हुआ था, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया है, तो ऐसे रेवेन्यूज़ जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते होते हैं? इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहलाते होते हैं। इनको एक और नाम भी दिया जा सकता है। डायरेक्ट रेवेन्यू को हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑपरेशनल रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि ये जो रूटीन ऑपरेशन है बिजनेस के, वहाँ से ये जनरेट हो रहा है। और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को हम लोग अपना फाइनेंशियल रेवेन्यू भी कह सकते हैं कि हमने अपने रूटीन बिजनेस से हट के कहीं कोई इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहाँ से जो हमें पैसा मिल रहा है, आमदनी हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, वो हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी दो तरह के हमारे पास होते हैं। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक हमारे उस बिज़नेस के ऑपरेशन से, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो किस्म के बिज़नेस हो सकते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो सकता है, नंबर 2 ट्रेडिंग का बिज़नेस हो सकता है। बनी बनाई चीज़ें लेते हैं और आगे बेच देते होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है तो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अखराजात आ रहे हैं, जो फैक्ट्री के अखराजात आ रहे हैं, उन चीज़ों को बनाने के लिए डायरेक्टली जो आप चीज़ें
जो आप खर्चा कर रहे हैं दैट इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल को ख़रीद के ले आए हैं, फ्रेट उस पर पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने उसके ऊपर कोई ऑक्ट्राइड ड्यूटी वगैरह पे की, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई रॉयल्टी वगैरह पे की, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने उसके लिए मजदूर लगाए हुए तो उनको वेजेस पे की, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये फैक्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात होगी। अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं। तो गुड्स को ख़रीद के लाने के लिए परचेजिंग पे जितना भी खर्चा होगा दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी दो किस्म के ये हो सकते हैं बिजनेस की नेचर के हिसाब से, या तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे या फिर ये परचेजिंग से रिलेटेड होंगे। परचेजिस पर होने वाला खर्चा, चीज़ें खरीद के बिजनेस में लेकर आने पे जो खर्च हुआ है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, और चीज़ें बनाने के लिए जो खर्च हो रहा है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे तमाम अखराजात जो इनसे हट के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग से हट के। मतलब हमने गुड सेल की, सेल के लिए हमें कोई एजेंट रखना पड़ा, उसको कमीशन दी। हमने कोई मैनेजर रखा हुआ था जो डायरेक्टली चीज़ें बना तो नहीं रहा था लेकिन ओवरऑल वर्कर्स को मैनेज कर रहा था, उसको सैलरी पे किया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, जिसका ताल्लुक इन दो कैटेगरी से नहीं होता वो सारे जो हैं वो हमारे क्या कहलाते होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते होते हैं। इनका ताल्लुक सेल्स या मार्केटिंग वगैरह से हो सकता है। ठीक है जी। अब हमारे पास तो दो हिस्से इसके थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जितने डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये दोनों जो हैं ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे? डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दोनों रिकॉर्ड होंगे जी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। डायरेक्ट रेवेन्यू को भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। और जितने भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे इनडायरेक्ट आइटम्स हैं, जैसे इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है जी। हमने देखा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम मैचिंग करवाते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की, और अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो तो वो प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू कम और एक्सपेंस है तो फिर वो हमारा लॉस होता है। फिर हमने इनकी जो है वो दो कैटेगरीज बनाई, रेवेन्यू की भी दो कैटेगरीज, एक्सपेंसेस की भी दो कैटेगरीज। जो डायरेक्ट नेचर के हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस वो जाएंगे ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं वो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंस को मैच करने से जो प्रॉफिट आता है ना वो क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। किस किस की मैचिंग करवा रहे हैं? डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो जो प्रॉफिट आएगा ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कम है तो उसे क्या कहेंगे? ग्रॉस लॉस कहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए और भी इसके लिए फार्मूला भी यूज़ होंगे। ये तो कंसेप्चुअल आपको बात बताइए, ये इसका फार्मूला नहीं है, फार्मूला आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स थी, इंट्रोडक्शन था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे।